हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड इन क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में बच्चा हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन की बात कर ली थी। आई होप आपने वीडियो नंबर 1 देखा होगा। उसमें हमने एक मैथमेटिकल टूल दैट इज डिफरेंशिएशन की बात की थी कि डिफरेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, वो क्या करता है और कैसे हम चीजों का डिफरेंशिएशन करते हैं, वो हमने हमारे वीडियो नंबर 1 में देखा था। बच्चा अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा हो तो पहले आप डिफरेंशिएशन देखना, तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन, है ना। ये बेसिकली मैथमेटिकल टूल है जो कि हमें हमारे फिजिक्स में क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए, बेसिकली वेरिएबल क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए बहुत काम आता है, राइट। जैसे आपने पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने एग्जांपल के साथ लिया था कि कहां पर प्रॉब्लम अराइज हो रही थी और उस प्रॉब्लम को कैसे डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमने शॉर्ट आउट किया था। डिफरेंशिएशन हमें कैसा इंस्टेंटेनियस चेंज दे रहा था, किसी चीजों का क्या दे रहा था, इंस्टेंटेनियस। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। बेसिकली इंटीग्रेशन आप पढ़ते कहां है, मैथ्स में पढ़ते हैं बहुत कंप्लीट वे में, और बहुत ही ज्यादा जहां हम पढ़ते हैं वो हमारे मैथमेटिक्स में, क्लास 12th में आता है ये, राइट। बट हमारे इसका यूज अभी होता है फिजिक्स में, 11th में होने लगता है, चैप्टर नंबर 3rd 4th में यूज होने लगता है इसका, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। क्या है बच्चा ये इंटीग्रेशन, आओ फिर से अपन वही प्रॉब्लम पे चलते हैं जैसा हमने इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था, डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम कहां हुई और इसको क्यों बनाना पड़ा। ये मैथमेटिकल एक टूल बनाया गया वेरिएबल क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आओ थोड़ी सी बात करते हैं, वापस से चलते हैं वहीं पर। याद करो बच्चा, ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी। किसकी थी, सपोज एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी 2t² प्लस टी। वहीं के एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को लूंगा क्योंकि जो इंटीग्रेशन है बच्चा, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो जिस क्वांटिटी का जो हमें डिफरेंशिएशन करके मिलता है, अगर हम उसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चा, तो वो हमें वापस से मिल जाती है। आइए देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं x इक्वल टू 2t² प्लस टी एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सॉरी एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैंने आपसे टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे बच्चा मैंने आपसे वेलोसिटी पूछा था। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किया क्यों जाता है। तो डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। अब समझेंगे इसमें कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, फिर वो करते कैसे हैं। वो तो बहुत आसान सा तरीका है भैया, इसका ये होता है, जैसे हमने देखा था साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, एक्स टू दी पावर एन का बच्चा डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। ये सब तुमने देख लिया था ना कैसे करते हैं, बेसिकली पता तो होना चाहिए कि चीज क्या है। आइए, तो मैंने कहा था ये एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 2t² प्लस टी एंड टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए। मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा हूं। एवरेज तो हम आराम से बता देते 0 से लेके 2 तक, 2 रख के डिस्प्लेसमेंट निकालते, टी रख के 0 रखते, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता और टाइम से डिवाइड कर देते, वो क्या आता एवरेज। फिर मैंने इसका क्या कहा, dx/dt करिए, और इंस्टेंटेनियस चेंज मतलब चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वेरी 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 स्मॉल चेंज इन टाइम, तो हमें क्या मिल जाती थी, वेलोसिटी की इक्वेशन। याद है, पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो देखना, नहीं देखा होगा तो ये पल्ले नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है। तो ये आ जाता था एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा अपना 4t प्लस वन। ये किसकी इक्वेशन आ गई बच्चा, ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। ठीक, डन है ना। आओ अब समझते हैं कि यहां इंटीग्रेशन की जरूरत कहां पड़ी, डिफरेंशिएशन की जरूरत कहां पड़ी थी, आपको पता चल गया इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए। तो ये हमारे पास है क्या, दिस इज इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक्स कुछ भी हो सकता है और टी कुछ भी हो सकता है, यहां एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है। तो दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। और ये कह सकते हो आप द चेंज ऑफ एक्स with respect to very small change in time, so basically it is velocity हो गई यहां पे, ठीक। अच्छा,
अब मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है बच्चों, है ना? फील आ जाएगा आपको कि इंटीग्रेशन क्या है। आप इंटीग्रेशन करते तो रह रहे होगे, पता होगा नहीं कि है क्या, है ना? पता होगा बहुत बच्चों को, सबका नहीं बोल रहा हूं। आइए, अब जो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिली वो हमें क्या मिली, 2t स्क्वायर, सॉरी कितनी आई थी, 4t प्लस 1, यही आई। अब आपसे वो ये बोल रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता ही नहीं है। वो कह रहा था वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 4t प्लस 1। एक कंडीशन अराइज कर रहा हूं, फिर पता चल जाएगा कि करते क्यों है, करते कैसे, वो तो बहुत आसान है। तो ने बोला अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 4t प्लस 1। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, what is the displacement at time is equals to 4 सेकेंड। भाई साहब ये तो बेटा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो थी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो थी हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन किया था तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई थी। अब आपको वेलोसिटी की इक्वेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट की तो पता नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। लो ये दे देंगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 2t क्यूब प्लस टी प्लस 4। लो ये एक वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन दी है, ये एक वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो ये बताइए कि टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट की तो इक्वेशन ही नहीं है, आपके पास काय की इक्वेशन है, वेलोसिटी की है। तो बच्चा ये वेलोसिटी की इक्वेशन कहां से आई होगी, ये डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके ही तो आई होगी। कहीं ना कहीं कोई एक्स की इक्वेशन होगी बच्चा, कहीं ना कहीं कोई एक्स की इक्वेशन होगी, यस और नो। उस इक्वेशन को dx बाई dt किया होगा जब तो वेलोसिटी की इक्वेशन आई होगी। मतलब ये v है क्या, ये dx बाई dt तो है, ये जो v है ये dx बाई dt तो है। तो मैं कहता हूं आपकी ये इक्वेशन थी 4t प्लस 1, ठीक है। ये अभी हम एग्जांपल में ये ले रहे हैं, आपकी इक्वेशन थी 4t प्लस 1, तो v क्या है, dx बाई dt तो है। मतलब dx बाई dt ही क्या है आपका, 4t प्लस 1। समझ आया? यहां पर आपको डायरेक्टली क्या दे दिया, वेलोसिटी की इक्वेशन, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे थे पहले, पहले डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी पूछ रहे थे। पहले बच्चा डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी पूछ रहे थे, तो हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया था, तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई, राइट। अब डायरेक्टली आपको क्या दिया है, वेलोसिटी की इक्वेशन दी है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो वेलोसिटी होता क्या है, dx बाई dt। तो ध्यान दो, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं का, dx इज इक्वल टू 4t प्लस 1 इंटू dt। कैसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, dt यहां ले जाओ, dx यहां रखा रहने दो, तो dx क्या हो गया, 4t प्लस 1 इंटू dt। अब बच्चा आपके पास जो इक्वेशन है ना, वो चेंज की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, आपके पास x की चेंज की इक्वेशन है। आपके पास छोटा सा dx है, जो छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट है छोटे से टाइम dt में, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है बच्चा छोटे से टाइम dt में, उसकी इक्वेशन आ गई आपके पास, dx इज इक्वल टू 4t प्लस 1 इंटू dt। मतलब छोटा सा dx, हमने dx क्या माना था, छोटा सा चेंज डिस्प्लेसमेंट। अब मैं अगर इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को t टाइम तक जोड़ दूं, मतलब मैं 4 सेकंड तक जोड़ दूं, 4 सेकंड पे पूछ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं आपसे कह रहा हूं टाइम इक्वल टू 0 से लेके टाइम इक्वल टू 4 सेकंड तक मैं अगर ये छोटे छोटे dx डिस्प्लेसमेंट जोड़ दूं, तो क्या पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यस और नो। यही इंटीग्रेशन करता है, जिसका चेंज इक्वेशन अगर हमें पता हो तो इंटीग्रेशन हमें उसकी पूरी इक्वेशन दे देता है। बेसिकली इंटीग्रेशन इसका, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये बच्चा इंटीग्रेशन का साइन होता है, याद रखना ऐसा, ये साइन है किसका, इंटीग्रेशन का। जैसे कि डी बाय डी एक्स या डी बाय डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन लिखते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन का एक साइन होता है ये वाला, ऐसा है ना, ऐसा साइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। तो बच्चा अगर मैं dx का इंटीग्रेशन कर दूं, तो ये छोटे छोटे सारे डिस्प्लेसमेंट dx छोटे छोटे, dx का छोटा सा चेंज छोटे से टाइम dt पे, आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम का चाहिए, 0 से लेके 4 सेकंड का,
या कुछ और। अभी मैं यहां से कह रहा हूं 0 से 4 सेकंड का टाइम हमने कहां से चालू किया है, 0 से। तो 0 से लेके बच्चा 4 सेकंड के अगर हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जोड़ दें, dx 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 कहां तक, टाइम इक्वल टू 4 सेकंड तक, तो क्या आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? हाँ सर, मिल जाएगा। तो अगर मैं बच्चा इस dx का इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैंने बोला था साइन होता है इंटीग्रेशन का, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 40 प्लस 1 इंटू dt, है ना, डन है। जो d के साथ होता है उसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब यहां किसका होगा, इस तरफ x का, और यहां किसका होगा, t का। तो बेसिकली बच्चा इंटीग्रेशन क्या है, ध्यान से सुनना। जिस किसी भी छोटी क्वांटिटी का चेंज पता हो या छोटी सी क्वांटिटी पता हो आपको किसी भी रिस्पेक्ट पे, तो ये इसका सम्मेशन कर देता है। कौन? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, सम्मेशन किसका, dx का, मतलब छोटे छोटे जितने dx हैं सबको जोड़ देगा, सम्मेशन कर देगा। बात समझ में आई? तो हमें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, x की। जब हमने x को बच्चा डिफरेंशिएट किया था तो किसकी इक्वेशन मिल गई थी, वेलोसिटी की। तो वहीं अगर हम वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन होती क्या है, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? तो वहीं अगर हम उस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दें बच्चा, किसका, dx का, तो छोटे छोटे सारे dx क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। छोटे छोटे dx क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और पूरा हमें x मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को जोड़ देता है। जो छोटा सा चेंज पता है ना आपको dx, उन सारे छोटे छोटे dx को ये जोड़ के आपको पूरी क्वांटिटी दे देगा। समझ आई बात? तो जो भी वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, इंटीग्रेशन उन सबको, जो भी वेरिएबल होता है, इंटीग्रेशन उन सबको जोड़ देता है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन हमें देता है किसी क्वांटिटी का, और उस क्वांटिटी का हम इंटीग्रेशन कर दें जो हमें मिली है डिफरेंशिएशन करके, जो क्वांटिटी हमें डिफरेंशिएशन करके बच्चा मिली है, अगर उसी क्वांटिटी का हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें पुरानी वाली क्वांटिटी मिल जाएगी जिसका डिफरेंशिएशन किया था। समझ में आया? जैसे x का डिफरेंशिएशन किया था, अगर x यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हमें अगर इसी x dx by dt का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, x। मतलब जब x का डिफरेंशिएशन किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बच्चा हमें वेलोसिटी मिला, बताओ। और हमने जब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। समझ में? जस्ट रिवर्स। आओ और समझते हैं, आओ। ये आसान है, बहुत आसान है बच्चा, ध्यान से समझना। क्या हमने 9th क्लास में बच्चों, हमने 9th क्लास में वर्क पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। तो वर्क वहां पर होता क्या था, वर्क होता था, अभी डायरेक्ट लिखता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है। वर्क क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया, मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। कितने का, 10 न्यूटन का। और मैंने जो बच्चा डिस्प्लेसमेंट कराया वो कराया 2 मीटर का। कितने का, 2 मीटर्स का। सो व्हाट इज द वर्क डन, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। कहां है, सेम डायरेक्शन में। तो बच्चा जो वर्क हुआ वो हुआ 10 इंटू 2, मतलब 20 जूल, है ना। हाँ सर ये तो समझ आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां क्या आएगा, इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है। अब सोचो, मैं आपको एक कंडीशन फिर से अराइज करता हूं, ध्यान से सुनना। ये तो कांस्टेंट फोर्स था तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब मैं कह रहा हूं एक बॉडी है, एक बॉडी है जिस पर बच्चे एक फोर्स लग रहा है, और जिस फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू एक्स। F इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू एक्स, वेयर एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी है जिस पे एक फोर्स लग रहा है एफ नॉट इंटू एक्स, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, और एफ नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी दी हुई है आपको। एफ नॉट एक कांस्टेंट है फोर्स जिसकी आपको वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन। कितनी दी हुई है, 10 न्यूटन। So find the work done, find the work done, find the work done when the body is displaced by 2 meters.
फाइंड द वर्क डन व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर्स। तो ये एक बॉडी है जिसपे बच्चा जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ नॉट इंटू एक्स। अब सोचो, एक मजेदार चीज करते हैं, ध्यान से सुनना। अब इस बॉडी को अपन डिस्प्लेस करना चालू करते हैं बच्चों। क्या करना चालू करते हैं? डिस्प्लेस करना चालू करते हैं। अब जैसे ही बच्चा आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, मैं कहता हूं 0.01, आप इसको डिस्प्लेसमेंट कितना देते हो? 0.01, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट 0.01। तो बच्चा फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ नॉट कितना है? 10। मतलब मैं फोर्स को ऐसे लिख लेता हूं, एफ इज इक्वल टू 10x। तो फोर्स जो है फंक्शन किसका है? एक्स का। जैसे जैसे एक्स बदलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, तो क्या बदलेगा? फोर्स। अब यहां पर जो फोर्स आ गया वो वेरिएबल हो गया है। तो आप अब जहां पर फोर्स लगाओगे वो होगा 10 इंटू 0.01। ठीक है, ये तो क्या हो गई? फोर्स की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी 0.01 हुआ। जब आपने एक्स धक्का दिया, कितना? जब आपने एक्स धक्का दिया 0.01, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हुई? 10 इंटू 0.01। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0.01, है ना? बहुत छोटी बात कर रहा हूं अभी, आप तो देखना ये रास्ते भर बदलता रहेगा। तो ये तो हो गया बच्चा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.01। समझ में आया? यस और नो? तो ये जो वर्क डन निकल के आया 0.001 जूल। 0.001 जूल। अब आप सोचो, मैंने इसको फिर से अब जो धक्का दिया 0.01 के बाद, मैंने दिया x इज इक्वल्स टू 0.02। 0.02। तो बच्चा जैसे ही x बदलेगा फोर्स बदल जाएगा। जैसे ही x बदलेगा फोर्स बदल जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 0.02। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो 0.01 हुआ। वहां पे मैंने कहा ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? इनिशियल। ये वाली हो गई 0.01 सेकंड वाली। ये वाली कितनी हो गई? 0.02 सेकंड वाली। तो जब बॉडी यहां से यहां पहुंची तो फोर्स कितना हो गया? 10 इंटू 0.02। और यहां से यहां के बीच में जो बच्चा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो 0.01 ही हुआ है ना? तो ये कितना आ गया? ये हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये हो गया 0.02। तो मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं, पहले सेकंड में जो वर्क हुआ, पहले सेकंड में जो वर्क हुआ वो हुआ 0.001 जूल। और दूसरे सेकंड में जो वर्क हुआ वो हुआ 0.02 जूल। समझ में आ? तो हर सेकंड जो वर्क है वो बदल रहा है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है और फोर्स लगातार बढ़ रहा है एक्स के साथ। समझ में आ? तो यहां पर जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, और हर पॉइंट पे फोर्स बदल रहा है। तो हम 0 से लेके जब 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो रास्ते भर फोर्स बदलता हुआ आया है। तो रास्ते भर जो वर्क हुआ है वो वेरिएबल है, तो उसको टोटल वर्क डन हम ऐसे निकाल ही नहीं पाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स तो बच्चा वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ एक्स है। समझ आया? तो ऐसी चीजों को निकालने के लिए हमें किसकी मदद लगती है? इंटीग्रेशन की। सर निकालेंगे कैसे? आओ थोड़ा सा समझते हैं। तुम्हें फील हुआ कि करना क्या है? आपको फील हुआ कि बच्चा हुआ क्या है? जब फोर्स फंक्शन हो जाए अगर एक्स का, डिस्प्लेसमेंट का या किसी और चीज का जो वेरिएबल हो रहा है, मैं कह रहा हूं टाइम के साथ वेरिएबल हो रहा है, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा। तो हर डिस्प्लेसमेंट पे वर्क की वैल्यू अलग है। तो 0 से लेके जब 2 मीटर तक हम चलेंगे तो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। हमें सारे रास्ते का फोर्स वर्क जोड़ना पड़ेगा जो अलग अलग है। समझ आया? और यही सम्मेशन कौन करेगा? इंटीग्रेशन। आओ फील कराता हूं थोड़ा और, फिर तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। तो मैं कहता हूं बच्चा, मुझे यहां से यहां जाना है, ए से लेके बी तक जाना है, और जो फोर्स आपको दिया हुआ है वर्क निकालना है, एक बॉडी को लेके जाना है ए से बी तक, और जो फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है वो एफ नॉट इंटू एक्स। एफ नॉट इंटू एक्स। तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि x दूरी पे जाके, कहां जाके? x दूरी पे जाके मैं एक छोटा सा वर्क डन लिखता हूं। क्या लिखता हूं? dw। कहीं भी रास्ते का, तो कहीं भी रास्ते में अगर जाएंगे तो कोई x तो मानेंगे ना। कहीं भी रास्ते में मैं एक छोटा सा
वर्क निकालना चाह रहा हूं कि इस जगह पे कितना वर्क हुआ होगा, तो उस जगह पे मैं आपसे कहता हूं वर्क करने के लिए डिस्प्लेसमेंट तो करना पड़ेगा। ऐसा हम बहुत हर अलग अलग क्वांटिटीज में करेंगे। तो मैं कहता हूं एक्स दूरी पे मैं छोटा सा वर्क निकाल लेता हूं। तो एस दूरी पे जो छोटा सा वर्क होगा डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू माने छोटा सा वर्क चेंज, कितना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और छोटा सा वहीं का डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कहता हूं वहां का जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है डीएक्स। मैंने कहा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं रास्ते में कहीं पे भी छोटा सा वर्क डन निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? छोटा सा वर्क डन निकाल लेता हूं। तो आपने कहा सर कैसे निकालोगे? मैंने कहा एक्स दूरी पे मैं वर्क डन निकालता हूं कहीं भी, तो कहीं भी एक्स दूरी पे वर्क डन कितना होगा? एक्स दूरी पे बच्चा फोर्स कितना होगा? एफ नॉट इंटू एक्स। फंक्शन दिया है ना, एक्स दूरी पे फोर्स कितना होगा? एफ नॉट इंटू एक्स। तो मैंने कहा यहां पे कहीं एक्स दूरी पे मुझे वर्क लिखना है, तो वहां का मैं छोटा सा वर्क लिखता हूं डीडब्ल्यू, और वहां का जो छोटा सा वर्क लिखूंगा तो वहां का फोर्स मल्टीप्लाई वहां का बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स कि इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन ना आए, क्योंकि एक्स ज्यादा ले लूंगा मैं तो फोर्स बदल जाएगा। इसलिए बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स की फोर्स में वेरिएशन ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल। तो एफ नॉट इंटू एक्स, ये आ गया हमारा छोटा सा वर्क डन। अच्छा, एफ नॉट की वैल्यू रख लेते हैं। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? एफ नॉट इंटू एक्स, है ना, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। क्या ये आपको वही छोटी छोटी मिलती जुलती डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है? अगर मैं dw बाई dx कर दूं तो क्या ये आपको छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है? वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एफ नॉट इंटू एक्स। तो इसी को तो ऐसे लिख दिया, dw इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू एक्स dx। अब मुझे कहां से कहां तक जोड़ना है ये पूरा dw? ये मुझे a से लेके b तक, मतलब 0 से लेके सपोज 2 मीटर तक, 0 से लेके सपोज 2 मीटर तक, तो मैं इसका कर दूंगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dw और इंटीग्रेशन ऑफ एफ नॉट इंटू dx। तो dw का जो इंटीग्रेशन लिखूंगा तो मैं टोटल w मिल जाएगा w, और इस x का जो d के साथ होता है उसी का एफ नॉट तो क्या है बच्चा? कांस्टेंट, तो इसको मैं ले लूंगा बाहर। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, वो कहां बदल रहा है? इंटू एक्स इंटू डीएक्स। अब हमें x का इंटीग्रेशन करना है बस। अब ये करते कैसे हैं ये मैं आपको बस करके दिखा रहा हूं। क्या आपको फील आया? वाई वी डू द इंटीग्रेशन? अगर कोई चीज लगातार बच्चा बदल रही है, अगर कोई चीज लगातार चेंज हो रही है, तो हम उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो रास्ते भर चेंज हो रही है। यस और नो? डन है बात? क्लियरिटी है? और समझाऊं क्या? एक चीज और समझा देता हूं ग्राफ की मदद से। आओ सर समझ तो आ गया है, अब मत समझाओ, लेकिन समझो, मैं समझाऊंगा। क्योंकि बच्चों का क्या है ना, बच्चों को ये तो आता है कि इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऐसे होता है, डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, कर क्यों रहा है ये किसी को नहीं पता, है ना, अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है। आइए, तो मैं आपसे कहता हूं कि ये ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है बच्चा, वो आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं अगर इसका एरिया निकाल लूं, मैं इसका क्या निकाल लूं? एरिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v इंटू टी। इसका एरिया रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, तो ब्रेथ कितनी है? v, और लेंथ कितनी है? t, तो v इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। आ गया ना? डन है? आओ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो वेलोसिटी का वेरिएशन था बच्चा, इस तरीके से था। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कोई इक्वेशन होगी वेलोसिटी की, एनी इक्वेशन होगी वेलोसिटी की ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम, कोई वेलोसिटी की इक्वेशन होगी फंक्शन ऑफ टाइम, जिसके हिसाब से ग्राफ ऐसा बना। तो अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बच्चा इसकी क्या निकालनी है हमें? एरिया। ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया का क्या फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता? क्या इसका एरिया निकाल सकते हो आप?
नहीं निकाल सकते। आप इसका एरिया बच्चा निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे एरिया आर्बिटरी एरिया के फॉर्मूले में पता नहीं है। रेक्टेंगल होता, ट्राइंगल होता, ट्रेपेजियम होता, सर्कल होता, हम निकाल देते हैं। बात समझ आई? तो देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन हमारी मदद कैसे करता है आप दिखाते हैं। तो ये जो ग्राफ बना होगा, ये जो ग्राफ बना होगा, ये किसी इक्वेशन से बना होगा, यस और नो। जो v की इक्वेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं आपसे कहता हूं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिखो। सर कैसे लिखें? मैंने कहा ये लो, ये छोटा सा जो एरिया है, ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है, वो इतनी जगह का डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, यस और नो। तो मैं कहूंगा इतनी जगह का टाइम कितना, dt, छोटा सा टाइम dt। ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये कोई v की वैल्यू होगी जो कि फंक्शन ऑफ टाइम होगी, है ना। मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ है, नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो ग्राफ हमने बनाया वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, मान लो। ऐसा नहीं बनता, वो पैराबोला बनता है, एग्जांपल दे रहा हूँ फंक्शन दिखाने के लिए। तो ऐसे वेलोसिटी कोई टाइम का फंक्शन होगा, 2 स्क्वायर माइनस 3t, इस तरीके का, यस और नो। तो यहां पे जो v की वैल्यू होगी, तो हम क्या लिखेंगे, v इंटू डी टी, v इंटू डी टी। हो गया एरिया इस स्ट्रिप का। छोटा सा एरिया डी ए, छोटा सा एरिया डी ए कितना होगा, v इंटू डी टी, v इंटू डी टी। v की इक्वेशन है आपके पास, सपोज टी स्क्वायर माइनस 3t डी टी। ये y भी हो सकता है, तो y इसको मान लो, x इसको मान लो, तो ये क्या हो जाएगा dx, और ये क्या हो जाएगा y। तो y इंटू, फिर क्या इक्वेशन बन जाएगी, स्मॉल एरिया dA की ऑफ ग्राफ, y इंटू dA, y इंटू dx, सॉरी, y इंटू dx। तो यहाँ v है, यहाँ t है, क्योंकि मैं आपको ग्राफिकल से वो समझाने वाला था कि डिस्प्लेसमेंट देता है वेलोसिटी टाइम का एरिया। तो ये v, ये dt, ठीक। v की इक्वेशन क्या, टी स्क्वायर माइनस 3t, एग्जाम्पल में ले रहा हूं तो वो रख दी। तो ये क्या आ गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds। अब इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो बच्चा ये पूरा जुड़ जाएगा, कहां से कहां तक, जीरो से लेके किसी टाइम t तक। तो ये पूरा एरिया जुड़ जाएगा। कौन जोड़ देगा, इंटीग्रेशन। तो यही तो बताया था कि कोई भी क्वांटिटी हो dx, ये उसका क्या कर देता है, समेशन। समझ आ गया? इससे ज्यादा नहीं समझा सकता कि इंटीग्रेशन करता क्या है। आपको फील आ गया होगा किसी चीज की, अगर छोटा सा चेंज आपको पता है तो वो उस चेंज को पूरा जोड़ देता है दो पॉइंट्स के बीच में। डन, क्लियरिटी है। आइए फटाफट करते हैं क्वांटिटीज का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे एक और चीज बीच में समझाऊंगा, दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्या बात ठीक है? आइए, तो आइए सबसे पहले जैसे हमने x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन किया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होता था n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ n की पावर x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। नोट इट डाउन, ये हम ऑलरेडी लिख चुके थे, बताने के लिए लिखा था। और अभी प्रूफ भी कर देंगे कि जो डिफरेंशिएशन हमें देता है उसी का इंटीग्रेशन हमें इनिशियल इक्वेशन दे देता है। तो x की पावर n dx हम का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। नंबर टू, फटाफट अब तो फॉर्मूले लिखने, c इंटू एक्स की पावर n dx। तो बच्चा c तो कांस्टेंट है, c का c रहेगा, इंटू एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर एग्जाम्पल बता देता हूं कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर n प्लस वन। और एक बात याद रखना, जो भी इंटीग्रेशन हम करते हैं उसमें हम एक कांस्टेंट जोड़ते जाते हैं इस तरीके से। ये कांस्टेंट मैं क्यों ऐड कर रहा हूं ये आपको मैं अभी थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। तो अगर मैंने x की पावर n dx का इंटीग्रेशन किया है तो x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन
प्लस सम कांस्टेंट सी। ये क्यों ऐड कर रहे हैं हम आपको भी बता देंगे, ठीक है, अभी फील नहीं आएगा। आइए, तो एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चा x की पावर n प्लस वन मतलब 2 प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन मतलब 2 प्लस वन। n क्या है यहाँ पर 2, तो ये हो गया x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट c। अब ये कांस्टेंट c कब लगाना और नहीं लगाना वो अलग बात है, अभी आपको फॉर्मूले सीख रहे हैं हम, है ना। ठीक, अपन को तो ये याद रखना है, इसको भूल जाओ, बस हम प्लस सी लिखते हैं, क्यों लिखते बता देंगे, ठीक, डन। सिमिलरली इसका एग्जांपल देता हूं, c इंटू एक्स टू दी पावर n, तो मान लो यहां पर है 5x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर, तो 5 वैसे ही का वैसे ही रहेगा, x की पावर n प्लस वन, तो ये हो गया x क्यूब, और नीचे n प्लस वन तो डिवाइडेड बाय 3। फील आया कैसे करते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। डन है, आगे बढ़े, चलिए साथ साथ बताते जा रहा हूं मैं, है ना, इकट्ठे फॉर्मूले भी लिखा नहीं रहा हूं, साथ साथ में फॉर्मूले का फील दे रहा हूं आपको। आइए नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा टिग्नोमेट्री में घुसते हैं। आइए, साइन एक्स dx, याद करिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, बट यहाँ साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, साइन के बाद हम आएंगे किस पे, कॉस पे, कॉस एक्स dx, कॉस एक्स dx, वहां पर कॉस का डिफरेंशिएशन होता था क्या, माइनस साइन, बट यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, नोट करें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर लिख लो, एक सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चा tan x, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, और बाजू में जो लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है, नोट करें, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है tan x, नोट करते जाओ। फिर आता है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक। हमें सबसे ज्यादा जो यूज होगा मैं आपको वो बता रहा हूं, एक तो ये चारों बहुत ज्यादा यूज होंगे, ये कभी रेयरली आ गए हमारे फिजिक्स में, मैथ्स में तो बहुत ज्यादा यूज होंगे क्लास 12th में, चैप्टर में ये है ना, फिजिक्स में सबसे ज्यादा ये है ना, इन सब का बहुत ज्यादा यूज होता है, साइन का, कॉस का, एक्स टू दी पावर एन का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है, तो नोट करते जाओ, ये लिख लो। नेक्स्ट लिखो सेक एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चा सेक एक्स प्लस सी, नोट कर लो, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। फिर आएगा कॉसिक एक्स कॉट एक्स, कॉसिक एक्स कॉट एक्स, ये सब dx है ना यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन उन्हीं का होता है जिनके साथ dx होता है, इसका होता है माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी, नोट कर लो, ये दो तीन और दे रहा हूं आपको, फिर वो नोट कर लेना। ये फॉर्मूले हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के लिखे थे वैसे ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, ये याद होना चाहिए, बिना इनके कुछ ना होने वाला है। तक मैं पानी पी लूं, आप नोट कर लो। आगे बढ़े, हटा दो, आइए अब इन्हीं को जरा और समझो, पहले एक दो और लिख लो फिर समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx,
याद करो वहां log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो यहाँ 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। log क्या आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम में, है ना। ये भी एक मैथमेटिकल टूल है। डन। e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चा e टू दी पावर x प्लस सी। याद करो वहां भी e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e टू दी पावर x, वैसे यहाँ e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी होता है e टू दी पावर x। डन। आइए e टू दी पावर ax dx, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाय a। ये डिवाइडेड बाय a कैसे आया अभी बताते हैं 2 मिनट में, यहां सुन लो पहले। e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax, जो ऊपर बच्चा x मानते हो आप, यहाँ e टू दी पावर x था तो e टू दी पावर x हो गया। लेकिन जो x होता है उस पूरे टर्म में, जो भी क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है करना, इतना हमें जरूरी नहीं है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूं। तो जो e टू दी पावर x है उसी का नीचे क्या करना है डिफरेंशिएशन, उसी का नीचे क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा x क्या है, ये रहा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx के रिस्पेक्ट में 1। सिमिलरली ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा a। याद करो अगर मुझे dy बाय dx ऑफ ax करना है, dy बाय dx ऑफ ax करना है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये क्या बचा a। डिफरेंशिएशन पता है ना पहले, इसलिए कहते हैं पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लेना फिर इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो जो हमने यहाँ ऊपर x माना है पूरा हमारा क्या है x, तो e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax, और जो x है टोटल कंप्लीट फंक्शन उसका नीचे क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा a। क्लियरिटी है, नोट कर लो। डन। क्लियर। आओ अभी और फील हो जाएगा आपको। आइए देखो, मैं कह रहा हूं इंटीग्रेशन करो आप ax प्लस बी टू दी पावर n dx। किसका इंटीग्रेशन करना है वो भी मिटा रहा हूं मैं उस तरफ का, लिख तो लिए होंगे फॉर्मूले। नोट्स बनाना प्रॉपरली, बेसिक मैथमेटिक्स से, इसके बिना बच्चा कुछ नहीं होना है। फिजिक्स में मैथ में तो ये पढ़ोगे आप। तो a की पावर x प्लस बी, a क्या है कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस 4, ये यही तो है कि स्क्वायर 2x प्लस 4 का स्क्वायर। तो अपना n क्या हो गया 2, x क्या हो गया कांस्टेंट है, b भी क्या है कांस्टेंट। तो इस तरीके का फंक्शन है बेसिकली, है ना, समझ गए। हाँ सर समझ गए। आइए तो ax प्लस बी टू दी पावर एन dx का इंटीग्रेशन देखना। इस पूरे को पहले क्या मान लो अपना x, इस पूरे को क्या मान लो अपना x, है ना। तो ये क्या हो गया n इंटू ax प्लस बी, सॉरी ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्यों, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये पूरे को पहले क्या मानो x, तो ये इसका क्या होगा ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब जो x माना है उसका नीचे क्या करना है डिफरेंशिएशन, नीचे क्या करना है डिफरेंशिएशन। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, आंसर यही आता है। अगर इसको पहले हम सब्स्टिट्यूशन से मानेंगे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, किसका करना है ए एक्स प्लस बी का। तो देखिए क्या आएगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। अब डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स कितना हो जाएगा ए, और बी का कितना है 0, तो ये लो आंसर ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू n प्लस 1। तो याद रखना जब x अकेला ना हो, जब x अकेला ना हो तो पूरे को अपन मानो x, है ना, उसका कर दो इंटीग्रेशन, तो ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब जो हमारा पूरा फंक्शन है x, उसका नीचे क्या कर दो डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली हमने इसका भी वही किया है a टू दी पावर n dx का x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
n+1 और जो x है उसका नीचे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है। क्लियरिटी है, नोट करो। तो ये ऐसे लिख लेना प्रॉपरली, मैंने बता दिया आया कैसे। तो हम लिखेंगे कैसे इसका फॉर्मूला, आप किताबों पढ़ोगे सीधा लिखा होता है ax प्लस बी टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू ए। डन है, बोलो यस और नो। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अब सुनो, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि जो हमारा है वो है साइन nx dx, साइन nx dx। देख बच्चा, साइन का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाता था, माइनस कॉस एक्स। अब भी फॉर्मूला देखा है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अब यहां पर अकेला एक्स नहीं है, क्या है, एन, ए लिख लो, साइन ए एक्स। मतलब मैं लिख सकता हूं जैसे कि साइन 2x, साइन 2x, तो ए क्या हो गया, 2। समझ आया, तो ध्यान से सुनना, साइन ax dx, तो ध्यान से सुनना। वैसे ही का वैसे ही इस पूरे को क्या मान लिया, साइन x, तो साइन x का माइनस कॉस x, तो साइन x का माइनस कॉस x हो गया। अब जो हमने क्या माना है, x, जो हमारा पूरा फंक्शन है x का, उसका नीचे क्या करना है, डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स। तो ये कितना हो गया, माइनस कॉस ए एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा, ए। समझ आया, तो साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं करना कैसे है, जो हमें करना है इस पूरे का क्या करेंगे हम, पहले इंटीग्रेशन, और नीचे जो हमारा एक्स का फंक्शन है उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ये बेसिकली बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है। कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन हम ये प्रोसेस लगाते हैं तो आंसर वही आता है। आओ कहो तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए कितना आया इसका, इसका आया आपका माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। आओ देखें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं साइन ए एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स डी एक्स। कंसिडर ए एक्स इज इक्वल्स टू, ax इज इक्वल्स टू टी। ax को क्या मान लो, t, t इज इक्वल्स टू मान लो आप ax, t को क्या मान लो, ax। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब आप करो dt बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dt बाय dx क्या होगा, a, dt बाय dx क्या होगा, एक। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी कोई फंक्शन दिखे तो आप ax को क्या मानो, कोई भी मान लो, a, t, वॉट एवर यू वांट, t, u, v, y, z, तो मैंने क्या माना, t, ax को क्या माना, t, तो dt बाई डी एक्स क्या हो गया, a, तो dx क्या हो गया, a बाय डी टी। समझ आया, dx क्या हो गया, a बाय डी टी। समझ में, सॉरी, dt बाय a। ठीक, समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमारा जो ax था उसको क्या मान लिया, t। बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, वो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, और जो हमारा x जो हमने माना फंक्शन है हमारा ax, उसका नीचे क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। आप देखो, आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, मेथड बेसिकली सब्स्टिट्यूशन की है, बट आंसर ऐसे भी आ जाता है। तो t को क्या माना, ax, तो dt बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, a। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाय a। डन है। अब देखो इसको अपन बदलते हैं, तो साइन ax को क्या, ax को क्या माना है, t, तो ये हो जाएगा साइन t। ठीक है, और dx क्या है, dx हो गया dt बाय a, dt बाय a। अब देखो आप, अब साइन t का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, साइन t का क्या कर दो, इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के, तो साइन t का माइनस कॉस t, और नीचे क्या है, a, और t क्या माना था, ax, तो देखो वही आ गया, माइनस कॉस ax अपॉन a, यही तो था। देखो
ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है। जब x के साथ कुछ हो तो उस पूरे को क्या मान लो t, तो ax क्या हो गया t, तो d। अब जब हमने इसको t माना है, क्या माना है, t माना है, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो d के साथ t भी तो लाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन उसका होता है जो d के साथ होता है, वही तो चेंज हो रहा है। तो हमने इसको क्या मान लिया, t, तो t इज इक्वल टू ax, तो dt बाई dx हो गया a। तो फिर यहां से dx की वैल्यू कितनी आई, dt बाई a, तो dx को भी रिप्लेस करना पड़ा, तो dx को कैसे किया, dt बाई a, तो साइन t का माइनस कॉस t, और नीचे a था ही। अब t की वैल्यू क्या मानी थी, ax, तो रख दिया, वही तो आ गया। समझ आया, नोट करो, लेट मी सी द वीडियो। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। डन है, क्लियर है बच्चा। क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर रहे हैं सर। आइए, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, लेकिन हमें इतनी याद नहीं करना, ना ही हमें इतना करना है। बड़े बड़े इंटीग्रेशन आ जाते हैं जब हम मेथड्स का यूज करते हैं। बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स में नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े, ठीक। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx क्या हो जाएगा, sin ax अपॉन a, sin ax अपॉन a। क्लियरिटी है, बोले यस और नो, डन, आगे बढ़े, ठीक। चलिए आइए और देखते हैं, 1/x² dx। बच्चा याद रखना, उसमें मत कर देना ऐसा, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। तो ये 1/x² है, क्या है, 1/x²। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान दें आप, हम इस x को ऊपर ले जाते हैं, तो x की पावर -2 dx। इस x को बच्चा हम कहां ले जाते हैं, ऊपर, तो x की पावर -2 dx। डन है, यस और नो, ठीक। अब ये x की पावर n बन गया, और जो अब हमारी n की पावर है वो n है, जो कितना हो गया, -2। आइए, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, x की पावर n का होता है x की पावर n। अभी आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, आप देखना 2-3 चैप्टर में जब आप इसके प्रैक्टिकल यूज करोगे, एप्लीकेशन, अभी 2-3 चैप्टर में हम जब इसको यूज करेंगे ना, आपको ये ऐसे आने लगेगा कि अरे सर इसका इंटीग्रेशन ये लो, इसका डिफरेंशिएशन ये लो। बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, खुद क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूं यही के, ये भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही इसी के फॉर्म का। तो x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस, सॉरी, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। आओ लो, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। आसान है, क्योंकि n क्या है, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो ये बचा x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। तो इसको और कर ले, x को नीचे लाओ तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो -1/x। लो, ये रहा इंटीग्रेशन किसका, 1/x² का। 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। याद ही रखना, बहुत काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। ठीक है, नोट करो, डन है। चलिए, सिमिलरली अगर x³ कर दें, यही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। सिमिलरली हम क्या कर दें, 1/x³। आओ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1/x³ dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x को ऊपर ले जाओ बच्चा, x को कहां ले जाओ, ऊपर, तो ये हो जाएगा x की पावर -3 dx। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो x की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1। तो ये होगा x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। तो ये आ गया -1/2x²। किसका हो गया ये, 1/x³। ये याद नहीं करने,
आप याद करने बैठ जाओ 1/x का माइनस 1/x² का माइनस 1/x 1/x क्यूब का माइनस 1/2x², ये रटने नहीं है। प्रोसेस याद रखना है कि जब भी x की पावर के साथ नीचे हो तो उसको ले जाओ ऊपर और अपना यही फॉर्मूला यूज करना है। x की पावर n इज इक्वल्स टू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। बस इसको ऊपर ले जाके पावर सेट कर लो। और 1/x हो तो 1/x की पावर -1 मत कर लेना, वो log x होता है। ठीक, क्लियरिटी है? डन। आओ बच्चा अब कुछ फॉर्म्स देखते हैं। अब हम इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले और ये हुबा मतलब जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हम देख चुके हैं। ठीक, अब कुछ फॉर्म की बात करते हैं। कौन से फॉर्म? याद करो, डिफरेंशिएशन में पढ़े थे u इंटू वी, u प्लस वी, u अपॉन वी। तो u अपॉन वी क्या आप ऑलरेडी देख ही चुके हो, है ना? तो उसका लोड मत लेना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक फंक्शन है कि dy, एक dy है 2t² प्लस 3t प्लस 1 dt, इंटीग्रेट dy। तो हमें क्या करना है, इस dy का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ये लो सर, कर देते हैं इंटीग्रेशन। अब जब y का इंटीग्रेशन करेंगे, dy का इंटीग्रेशन होता है y, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y, ये याद रखना। इसका आगे का कांस्टेंट कितना है, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है जो d के साथ होता है। याद करो उल्टा, जैसे x dx, y dy, y का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता था dx के रिस्पेक्ट में, 1। याद करो ऐसे, dy बाय dx ऑफ x कितना होता था, 1। सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx, ऐसे dy का इंटीग्रेशन y। इसको कर लो बच्चा अलग अलग, 2t² dt का मल्टीप्लाई होगा तो 2t² dt प्लस 3t dt प्लस dt, अलग अलग इनके कर दो क्या, इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो 2t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t टू दी पावर n प्लस 1, बार बार नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। देखो t का ही होगा क्योंकि d के साथ कौन है, t dt का चेंज है तो t का, तो t क्यूब बाय 3 प्लस फिर t का क्या हो जाएगा, t टू दी पावर n प्लस 1, ये t है यहाँ पे, है ना, तो t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस dt का t। ये लो, ये आ गई आपकी y की इक्वेशन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये कर दिया। t² t की पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो 3। डन है। कभी भूल जाओ तो साइड में लिख लिया करो, अभी प्रैक्टिस के लिए फटाफट करोगे आप, अभी बस लिख लिया करो नए नए में, भैया dx का इंटीग्रेशन x का n की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड में, साइड में लिख लिया, बात खत्म। आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर आगे बढ़ो, अब तो हमें आने लगा है सर इंटीग्रेशन, और क्यों कर रहे हैं सर वो भी समझ में आने लगा है। अभी और समझाते हैं। मैंने आपको कांस्टेंट की भी बात करी थी कि हम बताएंगे हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। आइए अब एक वापस चलते हैं थोड़ा सा, एक पहले एग्जांपल और ले लो। ठीक, हम कह रहे हैं कि dy एक फंक्शन है, dy एक फंक्शन है 2x³ माइनस 4x प्लस cos x dt। ठीक, 2x³ माइनस 4x प्लस cos x dt, फाइंड, इंटीग्रेशन करो, फाइंड y। कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो y dy का y, मतलब बच्चा याद करो हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, हमारे पास dy बाय dt थी। हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, dy बाय, इसको नीचे ले आओ ना dt को, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, हमारे पास dy बाय dt थी, मतलब हमारे पास चेंज ऑफ y था विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन t।
तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो पूरी किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, y की। समझ में आया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी किसकी, y की विद रिस्पेक्ट टू t। आइए 2 का बोलो, x टू दी पावर n प्लस 1, तो 3 का हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 4 आया कि नहीं, बहुत बढ़िया। माइनस या x कर लो, सर आपने बोला था, हाँ तो dy बाय dx है, इंटीग्रेशन उसी का होता है जो डी का चेंज की इक्वेशन होती है। ये किसके चेंज की इक्वेशन है, y की विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी के साथ भी क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन में, वही चीज x। और कोई कांस्टेंट होता तो उसका नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक। 2x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 इंटू f की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, मतलब n प्लस 1, तो हो गया 2 cos x का sin x। लो हो गया, इसको काट दो, 2 बचा, 2 बचा, तो ये हो गया x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब थोड़ा और सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया। लो ये आ गई किसकी इक्वेशन, ये आ गई y की इक्वेशन। अभी हम लिमिट भी लगाएंगे इंटीग्रेशन की, अभी तो हम इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं बिना लिमिट्स के, ठीक। कोई लिमिट नहीं है, बस इक्वेशन निकाल रहे हैं पूरी की पूरी। इंटीग्रेशन किसी लिमिट के बीच में भी होता है, इसलिए हमने बोला था पहले ही कि इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। पूरा खत्म करेंगे इस वीडियो में, लोड मत लेना, आराम आराम से देखते रहो और कुछ भी पार्ट स्किप मत करना प्लीज। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, थ्योरेटिकल में अगर कोई चीज आपको आती है या कोई न्यूमेरिकल आता है तो स्किप कर दो। यहां हम चीजों को सीख रहे हैं बेटा, इसको स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। डन है, आओ आगे बढ़े। अब मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि बेटा जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन है, और यही उस कांस्टेंट की भी चर्चा करने वाला हूं जो प्लस सी हम उसमें जोड़ते हैं। ध्यान से देखना, इधर आओ। तो हमारे पास मैंने बोला एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी x, जो थी हमारी t 2t³ 2 लेते रहते, लो भैया 4t³ प्लस 2t प्लस 1, ये हमारे पास क्या थी, एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। उन्होंने आपसे पूछा वेलोसिटी, क्या पूछा, वेलोसिटी, तो आपने क्या कर दिया dx बाई dt, वेरी स्मॉल, मतलब चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इसका हम अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर मैं उसका आपको इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा, तो हम यहीं पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखना, तो ये क्या होता है x टू दी पावर n का या t टू दी पावर n का, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 12 t की पावर 2 n माइनस 1। अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं। मुझे x की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, किसकी दी है, डिस्प्लेसमेंट की। मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dx बाय dt। ठीक है, मैं प्रूफ करा रहा हूं कि रिवर्स कैसे, प्लस 2t का 2 और 1 का कितना 0, तो जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई वो आई 12t² प्लस 2। इसको नोट कर लेना अच्छे से, समझ में आया। जो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई आफ्टर डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विच इज 12t² प्लस 2, एग्जांपल लेके क्लियर कर रहा हूं। डन है, बोलो, इधर आओ जरा साइड में। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इफ द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज 12t² plus 2, if the equation of velocity is 12t² plus 2, if the equation of velocity is 12t² plus 2, so what is the displacement at x is equals to, at time is equals to 2 सेकेंड। मैं तो आपसे कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दो, मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे। इफ वेलोसिटी इज 12t² प्लस 2, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो बच्चा अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए है तो किसकी इक्वेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की। तो v होता क्या है, dx बाई dt। अरे ये v कहां से आया, मैं तो कह रहा हूं अभी तो मैंने आपको निकाल के दिखाया,
और डायरेक्ट अगर v दिया होता तो किसी ना किसी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया होगा जब तो इक्वेशन v होगा उसका किसी ना किसी का, तो होगा किसी ना किसी dx by dt का 12 t स्क्वायर प्लस 2। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, dx इज इक्वल्स टू 12 t स्क्वायर प्लस 2 dt। देखो क्या कुछ इंटीग्रेशन जैसा दिख रहा है, हाँ सर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो आप dx का, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x। अब इसका क्या होगा dt है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो अलग पहले, 12 12 t टू दी पावर n प्लस 1, तो t क्यूब डिवाइडेड बाय n प्लस 1, मतलब 2 प्लस ये 2 है, 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, t टू दी पावर 2 है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो t क्यूब बाय 3 प्लस 2 dt, और dt का क्या होता है t, अभी सिखाया था dt अगर अकेला इंटीग्रेशन है, अकेला इंटीग्रेशन ऑफ dt तो क्या होता है t कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो ये क्या है 2 dt, तो इसका क्या हो जाएगा 2t। यस और नो, डन। इसको कैंसिल काट दो तो 3 1 जा 3 4 जा, जरा देखना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आई, x इज इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 2t, 4t क्यूब प्लस 2t। ओ भाई साहब ये क्या मिलती जुलती दिख रही है, देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी 4t क्यूब प्लस 2t प्लस 1, लेकिन जब हमने उसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला 4t क्यूब प्लस 2t, मतलब ये जो वेरिएबल थे ये तो मिल गए, ये जो वेरिएबल थे ये तो मिल गए है ना, लेकिन ये 1 नहीं मिला, लेकिन ये 1 नहीं मिला, इसीलिए हमारे इंटीग्रेशन के बाद क्या लगाते हैं कांस्टेंट c। मे बी ये कांस्टेंट 0 हो सकता है, शायद ये ना होता, शायद ये ना होता, अगर मान लो ये ना होता तो भी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनती, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो क्या होता है 0, और शायद ये होता, ये 5 होता 6 होता, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा नहीं। समझ आया, आपके सामने प्रूफ, जब मैंने 4t क्यू प्लस 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला 12t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0, मतलब 12t स्क्वायर प्लस 2, और जब इसी का इंटीग्रेशन किया तो मुझे ये पूरा वेरिएबल पैरामीटर तो मिल गया फंक्शन ऑफ टाइम, बट ये 1 नहीं मिला, इसलिए हम हर इंटीग्रेशन के साथ क्या जोड़ देते हैं एक कांस्टेंट, और ऐसो को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ऐसे इंटीग्रेशन को हम बच्चा क्या बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हम किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में हम किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं, क्योंकि हमने जिस चीज का इंटीग्रेशन किया है शायद उसमें कोई कांस्टेंट हुआ होगा पहले जिसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ होगा, राइट। देखो शायद ना भी हो, इस कांस्टेंट की वैल्यू शायद कुछ हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, मान लो ये 1 ना होता, मान लो ये 1 होता ही ना तो हम सही जगह पहुंच गए, लेकिन मान लो था, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं कांस्टेंट 0, इट्स वैल्यू कैन बी 0 और कैन बी समथिंग। गॉट इट, व्हाट इज दिस कांस्टेंट, एंड वी व्हेन डू दिस इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन विदाउट एनी लिमिट्स। अभी मैंने इस इंटीग्रेशन में कोई भी लिमिट नहीं लगाई कि इंटीग्रेशन मैंने कहां से कहां तक किया है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए है टाइम इक्वल टू 0 से लेके 2 सेकेंड तक, तो ये तो हो गई लिमिट, ये क्या हो गई लिमिट, लेकिन मैंने कहा आप मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये रही वेलोसिटी के साथ, जब हम किसी कांस्टेंट का ऐड करते हैं तो हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बात समझ में आई, यस और नो? तो इसको अच्छे से नोट करो, समराइज करो और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, अभी हम डेफिनेट की बात भी करेंगे। बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, डेफिनेट की भी बात करेंगे। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो कांस्टेंट जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि वो अपने आप कैंसिल हो जाता है, उसमें देखेंगे कैसे। सर ये डेफिनेट इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट समझ गए, दो टाइप के इंटीग्रेशन करते हैं हम, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट।
समझ में आ गया? जब हम बिना किसी लिमिट के करते हैं, बस हम इंटीग्रेशन की इक्वेशन निकाल देते हैं कि भाई साहब वेलोसिटी की इक्वेशन थी, उसको हमने इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल दी। तो ये जो हमने किया है, ये हमारा क्या था? इनडेफिनिट। क्या था? इनडेफिनिट इंटीग्रल, कि बिना किसी लिमिट के बीच में। तो हमने यहां पर क्या जोड़ दिया? एक कांस्टेंट। क्या बात समझ में आई? यस और नो? नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेशंस लिख लेना, ऐसे इंटीग्रेशन जिसको हम बिना किसी लिमिट के बीच में करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन दैट वी डू विदाउट द लिमिट्स, integrations that we do without limits, that are known as indefinite integrals, that are known as indefinite integrals। आइए छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। इसी से लेते हैं तो बढ़िया मजा आ जाता है। फिर से एक इक्वेशन देता हूं मैं आपको वेलोसिटी की, फिर से मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं वेलोसिटी की, जो कि चलो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हटा, क्या था? मैं खुद भूल गया। वो था हमारा x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2t, यही था शायद। ये किसकी इक्वेशन थी? हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, राइट? हमें किसकी इक्वेशन चाहिए थी? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की कितनी आई थी? चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिया था, मिटा दिया। ओके फाइन, यही यही भूल गया। तो मैं कह रहा हूं आपसे, वेलोसिटी इक्वेशन इज गिवन टू यू, a velocity equation is given to you. Again, let us take 3t square plus 2t. This is a velocity equation is given to you, 3t square plus 2t. What is the displacement? What is the displacement between time 2 to 4 seconds? 2 to 4 seconds. मैं आपको लिमिट लगाना सिखा रहा हूं इंटीग्रेशन में, इसी की जगह से ध्यान से सुनना, पढ़ के बोल देता हूं, राइटिंग ना समझ आए तो। वेलोसिटी इज गिवन टू यू 3t स्क्वायर प्लस 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड? अभी आपसे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, या आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 2 से लेके 4 सेकेंड के बीच का। आइए, तो dx बाई dt क्या हुआ? ये वेलोसिटी की इक्वेशन कहां से आई होगी? किसी x को डिफरेंशिएट करके। तो dx बाई dt कितना हो गया? 3t स्क्वायर प्लस 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t। क्या बात समझ में आई? अब हम कैसे लिखेंगे? अब हम इसको लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt, है ना? dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t dt। अब इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो इसका हो जाएगा, लेकिन कहां से कहां तक पूछ रहा है? टाइम इक्वल टू 2 से लेके 4 सेकेंड तक। ये किसकी लिमिट है? ये टाइम की लिमिट है। तो इस तरफ कौन है? इस तरफ इंटीग्रेशन बच्चा टाइम का ही हो रहा है, तो इस तरफ हम लिमिट को ऐसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। नीचे लिखेंगे 2 और ऊपर लिखेंगे 4। यहां दिखा देता हूं अलग से। इंटीग्रेशन जब हम करते हैं किसी लिमिट के बीच में, तो उसमें लिमिट कैसे लिखते हैं? नीचे लिखेंगे हम 2 जहां से करना है, और जहां तक करना है तो ऊपर लिखेंगे 4। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, यहां से स्टार्ट किया है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं बच्चा अपर लिमिट, है ना? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। एक बार मैं वीडियो देख लूं। हाँ, वेल एंड गुड। तो आपको एक वेलोसिटी की इक्वेशन दी थी 3t स्क्वायर प्लस 2t, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था टाइम इक्वल टू 2 से 4 सेकेंड के बीच में, यस और नो? और ये लिमिट किसकी है? टाइम की। तो जिस तरफ टाइम का इंटीग्रेशन हो रहा है उस तरफ हम लिमिट लगाएंगे 2 से लेके 4। डन। आइए इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 3t स्क्वायर का हो जाएगा 3t टू दी पावर n प्लस 1, या क्या dt मल्टीप्लाई हो गया t टू दी पावर n प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, मतलब नीचे आ गया 3। समझ में आया? प्लस 2t, तो 2t का होगा 2, n कितना है? 1, n प्लस 1, तो 2t स्क्वायर बाय 2। बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए साइन हटा देंगे, लेकिन अभी लिमिट नहीं लगाई हमने, लिमिट
नहीं लगाई, तो यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 4। लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर, 2 और 4। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी काटा पीटी कर लें। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x क्या आ गया, x आ गया हमारा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर 2 से 4 तक, 2 से 4 तक। अब बच्चा हमें इसमें लिमिट रखनी है, क्या रखनी है, लिमिट रखनी है। तो हम लिमिट कैसे लग रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जिस भी जहां जहां टी होगा, इंटीग्रेशन किसका हुआ यहां पे टी का, एक्स के साथ होता तो एक्स जहां जहां होता, वाई के साथ होता तो वाई जहां जहां होता, यहां किसका हुआ है डी टी, मतलब टी का इंटीग्रेशन किया है हमने यहाँ पे। तो ध्यान से देना, x इज इक्वल्स टू अपर लिमिट कितनी है 4, अपर लिमिट कितनी है 4। तो एक बार हम पूरी इक्वेशन में क्या रखेंगे 4, जहां पूरी इक्वेशन में एक बार क्या रखेंगे, जो भी आई होगी इंटीग्रेशन करने के बाद, जैसे कि यहां पर क्या आई है टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन में एक बार बच्चा हम क्या रखेंगे 4। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, बच्चा बहुत आसान है, एक बार अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस करो, आसानी से सब होगा। तो एक बार रखो 4, तो 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर रख दिया, कांस्टेंट होता तो जोड़ देते, नहीं है ना, अच्छा, माइनस ये पूरा हो गया क्या, अपर लिमिट रख दी पूरी टी में, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जिसके बीच में हम इंटीग्रेशन की लिमिट लगा रहे हैं। अब होगा यहां पर कितना, टी की पावर बोलो, मतलब 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, बस इसको कर लो सॉल्व, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अरे यही तो करते बाद में भी, आप देखो ध्यान से, यही तो करते, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कितनी आई थी, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, और आपसे पूछा जा रहा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वल टू 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना हुआ, तो पहले 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो पहले इसमें 4 रखते, टी इक्वल टू 4, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता एक्स 4 सेकंड पे। फिर आप कितना रखते इसी इक्वेशन में, 2 रखते, जब आप इसी इक्वेशन में 2 रखते तो आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाता टी इक्वल टू 2 सेकंड में, और फिर आप इसमें से इसको माइनस कर देते, मतलब x4 माइनस x2, मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इक्वल्स टू 4 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इक्वल्स टू 2, तो वही तो 4 से 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट आता, तो यही तो किया है। तो इंटीग्रेशन में जब लिमिट लगते हैं, पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन उतने बीच की क्वांटिटी आपको जोड़ के दे देता है। समझ आया। अब सोचो कि क्या कांस्टेंट यहां पे आना जरूरी था, मान लो यहां पर कांस्टेंट इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी की थी डिस्प्लेसमेंट की, जो हमारी कितनी आई टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, शायद ये होती, मतलब हमारे कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती, शायद, जरूरी नहीं है। अभी जब हमने इनडेफिनिट किया था, जब इंटीग्रेशन की लिमिट बच्चा नहीं लगाई थी, तो हमने वहां पर एक कांस्टेंट सी लिखा था, मैं कहता हूं इसमें भी लिख लो, मैं कहता हूं इस पे भी लिख लो, लिख ली मैंने, लो ये रहा सी, ये रहा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। तो जब इसमें आप लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सी पे तो लिमिट लगेगी नहीं, लिमिट किस पे लगती है, जिसका इंटीग्रेशन होता है टी का, और फिर माइनस करोगे तो फिर यहां लोअर लिमिट लगाओगे, ये हो गई पूरी अपर लिमिट, फिर होगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, और यहां क्या हो जाएगी लोअर लिमिट, तो सी से तो सी कैंसिल ही हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलोगे ना। समझ में आया। तो जब हम लिमिट के बीच में करते हैं तो कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं है लिखना, क्योंकि कांस्टेंट जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट तो माइनस हो जाएगा। मान लो इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में +1 होता, तो टाइम इक्वल टू 4 रखते, और फिर टाइम इक्वल टू 2 रखते, और पहले वाले में से दूसरा माइनस करते, तो 1 माइनस टू 1 हो ही जाता, तो कोई टेंशन है ही नहीं है। ऐसे इंटीग्रेशंस को हम डेफिनाइट इंटीग्रल्स बोलते हैं। डेफिनेट मतलब किसी पर्टिकुलर बीच में हुआ है, वहां कोई कांस्टेंट की जरूरत नहीं है,
और जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं मतलब विदाउट किसी लिमिट के, तो हम वहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं। क्या आपको इंटीग्रेशन के कांस्टेंट का मतलब समझ आया? आई होप मैंने बहुत अच्छे से बहुत ट्राई किया आपको समझाने के लिए। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, राइट? आ गया हो तो कमेंट कर देना सर ये सारा कहानी क्लियर है। डन? कहो तो और एग्जांपल्स दूं? तो आई होप इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, क्या वो करता है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और उसको करते कैसे हैं, दिस इज द प्रोसेस। डन? बोले मजा आया? सर मजा तो ठीक है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा। जो पढ़ाया है उसके प्रॉपर नोट्स बनाना, कोई भी बुक उठाना, इंटीग्रेशन के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ही देखना जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। मैथ्स में थोड़ा सा और हाई लेवल में होता है ये, बहुत सारे और भी फंडामेंटल्स होते हैं इसमें। यस और नो बोलो। आओ एक और अच्छा इंटीग्रेशन दिखा के मैं ये कहानी करता हूं खत्म। याद करो हमने एक डिफरेंशिएशन करा था u इंटू वी का। u अगर कोई फंक्शन y है u इंटू वी के फॉर्म का, तो उसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। पहले u का कर लो, पहले u को कांस्टेंट रख लो, फिर v का कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस फिर v को कांस्टेंट रख लो, फिर u का कर दो। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं कहता हूं अगर कभी ऐसा हो जाए, अभी तो हम अलग अलग कर लेते थे। अभी जैसे कि आपको दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका करना है dx, तो आपने क्या किया, अलग अलग कर लिया। एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन प्लस एक्स क्यूब dx इंटीग्रेशन। x का क्या होता है, n की पावर का, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, तो x की पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाय 3, 2 प्लस वन 3 हो गया, और x की पावर 3 प्लस वन डिवाइडेड बाय 3 प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या होगा, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर ऐसा ना होके u इंटू वी हो जाए, ये तो u प्लस वी है, ये तो u प्लस वी है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं u इंटू वी हो जाए dx, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? u इंटू वी dx हो जाए तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, राइट? एक बार मुझे वीडियो देख लेने दो, लेंदी हो जाते हैं तो कभी कभी बंद हो जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं u इंटू वी डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सर कोई एग्जांपल दो। ये लो x साइन x dx, x साइन x dx, इसका ऐसे मत कर देना, लो सर x dx साइन dx। तो ये साइन स्क्वायर, ये तुमने डबल बार मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्या कभी किसी चीज का ऐसे अलग अलग? इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, ऐसे मत बेवकूफी करना, ये गलत है ना। आप लिख दो सर x का लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साइन एक्स का लिख दो माइनस कॉस एक्स, हो गया। ऐसे नहीं, इसका एक फॉर्मूला है, प्रोसेस है ना, जो आप मैथ्स में पढ़ोगे। आप इसको मानो फर्स्ट और इसको मानो सेकंड, ठीक? u को मानो फर्स्ट और v को मानो सेकंड, तो हम ऐसे लिखते हैं u इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सर ये क्या लिख दिए, ध्यान से सुनना, इसको बोलो फर्स्ट और इसको बोलो सेकंड, इसको बोलो फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलो सेकंड फंक्शन। तो ये फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ये क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन बाहर रखो और इंटीग्रेशन किसका करो, सेकंड का। आपको ये आगे लिखना हो ये लिख लो, ये पीछे लिखना हो ये फर्क लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो u हो गया u और सेकंड क्या हो गया v, तो v dx माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, को पढ़ते कैसे वो बता रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर से सुनना, आप क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन u लिखो, फिर इंटीग्रेशन करो v का, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है। पहले आप डिफरेंशिएशन किसका करो, फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन किसका करो, सेकंड का, और उसका फिर से पूरा क्या कर दो, इंटीग्रेशन। लोड मत लेना, बहुत आसान है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। खत्म। अब देखो फटाफट कर देता हूं, फॉर्मूला है ये, मैथ्स में पढ़ोगे, बहुत रेयरली कभी ऐसा फंसेगा कि फिजिक्स में हमारे काम आ जाए, आएगा, ऐसा नहीं है। 11th-12th बहुत बड़ी क्लास है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन आ सकता है, तो हमने नॉर्मली सारे देख ही लिए हैं। इसकी और बात कर लेते हैं, जब u इंटू वी के फॉर्म में, तो अपन ने u हो गया हमारा x और v हो गया हमारा साइन x, ठीक। तो ये हो गया v, पहले लिख के दिखा देता हूं, साइन x dx माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माने डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, x का, डी बाय और डी एक्स किसका, x का, इनटू इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन नीचे लिख दिया था गलती से, इंटीग्रेशन करना है, मतलब dv dx, v dx, अरे यार, है ना, ऐसे। फिर से देख लो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, du बाय dx, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक। मैंने गलती से dv बाय dx लिख दिया था, v dx होगा इंटीग्रेशन, है ना। आओ, v कौन है, साइन x dx, और इस पूरे का क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन जो भी आएगा, डन है। बोलो, मैं नीचे का मिटा के ऊपर कर रहा हूं, मतलब सॉरी, ऊपर का मिटा के नीचे वाले का आंसर लिख रहा हूं, क्वेश्चन हम साइड में लिख लेते हैं, x साइन x dx, ये u इंटू वी का फॉर्म हो गया, जैसा हमने डिफरेंशिएशन करा था u इंटू वी का। लो अब कर देते हैं फटाफट, आइए नोट करते जाना आप, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये हो गया x माइनस कॉस x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, कोई दिक्कत ही नहीं। साइन x का डिफरेंशिएशन फिर से माइनस कॉस x, और dx ये बाहर है ना, ये dx क्या है, बाहर है, क्यों, क्योंकि इसका पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट फंक्शन, फॉर्मूला लिख लेना आप, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, जैसे मैंने लिखाया था एज इट इज। तो ये देखो खत्म, ये तो 1 इंटू माइनस कॉस, ये इंटू में है 1, तो माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये बाहर आए तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। दिस इज योर आंसर, ठीक। तो u इंटू वी के फॉर्म का आए तो लोड मत लेना, जो बोल रहा हूं वो याद रखना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक। फॉर्मूला लिखा था आपके सामने, ऐसा आए तो ऐसा और कर देंगे, क्लियरिटी है। आई होप आपको इंटीग्रेशन समझ आ गया होगा, जिस तरीके से उन्होंने बताया, सारा इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिया, क्यों करना पड़ता है, जब क्वांटिटीज वेरिएबल रहती हैं तो हम डायरेक्ट उसको नहीं जोड़ पाते, हम उसको बस एक छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं किसी भी लिमिट के बीच में। और लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जब लिमिट लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने आप माइनस हो जाएगा। जब अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो लिमिट तो कांस्टेंट में जोड़ते नहीं है, लिमिट किस में रखते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन होता है, क्लियरिटी है। तो कांस्टेंट तो माइनस होके फिर से जीरो हो जाएंगे, यस और नो। तो इस ऐसे इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं, और जब हम लिमिट नहीं लगाते हैं तब हम इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट जोड़ देते हैं,
उसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स बोलते हैं, राइट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू शायद 0 हो और शायद कुछ हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, यस और नो। अब इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, किसका क्या होता है, सारे फॉर्मूले आपको मैंने दे दिए, तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पूरे एज इट इज, राइट। कुछ फॉर्म्स मैंने दिखाए हैं, वो पूरे फॉर्म पता होने चाहिए, u प्लस वी के, यू इंटू वी के, यू अपॉन वी के, सारे दिखा दिए मैंने आपको, राइट, करवा भी दिए हैं। तो बस उठाइए कॉपी, नोट्स को देखिए जो आपने अभी बनाए होंगे, शायद आपकी इच्छा, पता नहीं आपने क्या किया हो, लेकिन बना लेना, 11th-12th दोनों में काम आएंगे। प्लस जब मैथ करोगे ना 12th में, तो मैं गारंटी लेता हूँ फील आपको यहीं से आएगा कि आप मैथ्स में कर क्या रहे हो। तो वहां तो बस करते रहते हो, ये इसका ये उसका वो ऐसा करना है, एप्लीकेशन पूरा फिजिक्स में है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर की क्लियरिटी है। तो take your book and start doing the practice of integration and differentiation. Till then, have a good day, nice day, tada, bye bye, take care, and stay connected and wait for the third video, trigonometry. Have a good day, bye bye.